नमस्कार दोस्तों। तो हम दृष्टि आईएएस के यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे, टेस्ट सीरीज नंबर 2, जिसमें पॉलिटी और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो 50 तक हो गया, 51 से देखते हैं। योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। विकल्प सी इसका आंसर है। 52 अभिकथन है, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। तो एकदम सही है ये कथन। कारण इसके पीछे क्या है? मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इनका कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो हाँ, ये कारण भी सही है, इसलिए इसका विकल्प ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही और एक दूसरे को व्याख्या भी करते हैं। 2 फैक्ट याद आ रहे हैं। एक तो ये कि संसदीय सरकार कहाँ से भी प्रेरित है, अगर पूछा जाए तो ब्रिटेन के संविधान से। और दूसरा ये कि मंत्रिमंडल लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में ये है। 53 भारत में किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य संख्या है, इसलिए सबसे अधिक है। और अगर विधान परिषद की सदस्य संख्या पूछ ले उत्तर प्रदेश की तो 100 है। 54 नगरीय स्थानीय सरकार के विषय में संबंधित मामलों का निपटान निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, हाँ ये भी सही है। कैंटोनमेंट बोर्ड के संबंध में रक्षा मंत्रालय निपटान करती है, तो ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में गृह मंत्रालय नगरीय स्थानीय सरकार का निपटान करती है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही, 1 2 3 डी नंबर ऑप्शन। 2 फैक्ट, पहला ये कि नगरीय विकास मंत्रालय का स्थापना 1985 में हुई थी। और दूसरा ये, इसी टेस्ट सीरीज के फर्स्ट पार्ट को जो मैंने अपलोड किया है उसमें ये क्वेश्चन था कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। 55 अनुच्छेद 36 से 51 में निम्न उल्लिखित है, तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व उल्लिखित हैं। तो विकल्प 20 का आंसर हो गया। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछे तो भाग कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। 56 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन उस सदस्य समिति का में नहीं होता है? तो देखिए, पहली बात तो ये फैक्ट हो गया कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। अब उस 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं? तो इसमें क्वेश्चन वैसे पूछ रहा है कि कौन नहीं होते हैं। तो नहीं जो होते हैं, तो ऑप्शन में तो ये है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, लेकिन 6 कौन होते हैं ये जानना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रधानमंत्री एक होते हैं जो उसके अध्यक्ष होते हैं, तो 1 हो गए, बाकी बचा 5। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, तो 2 हो गया, बचा 4। अब इसके अलावा फिर होते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो 3 हो गया। अब 3 और कौन होते हैं? तो एक तो होते हैं राज्यसभा के उपसभापति, और 2 जो बच गए वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता होते हैं 2 वो हो गए, तो इसलिए ये 6 कुल मिलाकर के होते हैं। 57 उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन, वर्तमान में देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो हाँ, 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में भी। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों में अकेले दिल्ली और चंडीगढ़ का एक अलग उच्च न्यायालय है। गलत, केवल और केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ का नहीं, इसलिए गलत हो गया। 3 राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश में कर सकता है, अथवा केंद्र शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकता है। तो ये कथन गलत है। कैसे? क्योंकि ये विस्तार का अधिकार पता है संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। तो केवल 1 सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम हिस्ट्री से थोड़ा लिंक करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि सबसे पहली बार कब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उच्च न्यायालय एक्ट आया था कैनिंग के काल में। कैनिंग वही जो भारत का प्रथम वाइसराय था, 1861 में आया था, शायद 61 या 62 के आसपास, जिसमें 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, MKM ऐसे याद रखिए। और चौथा फिर 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट बता दिया आपको। अब है 58 निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं है? तो संघीय कार्यपालिका का अंग कौन नहीं है? तो सीधा सीधा ऑप्शन सी है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि ये न्यायपालिका का अंग होता है। लेकिन होता कौन कौन है? तो देखिए, राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है, और भारत का महान्यायवादी होता है। तो तीनों कार्यपालिका का अंग है। अच्छा, महान्यायवादी जब भी आए तो अनुच्छेद 76 जरूर याद कीजिए, क्योंकि उसी में महान्यायवादी पद का वर्णन किया हुआ है। अब 59 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005,
के तहत ही राज्य में राज्य सूचना आयोग की स्थापना होती है। विकल्प ए। 60 उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन, वह देश का तीसरा सर्वोच्च पद धारण करता है, गलत हो गया क्योंकि वो दूसरा सर्वोच्च पद धारण करता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के तर्ज पर बनाया गया है, तो हाँ ये दूसरा कथन सही है। तीसरा, वह परोक्ष निर्वाचन की विधि से चुना जाता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं शामिल, जो कि परोक्ष रूप से चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। तो 2 और 3 सही हो गया। 61 मेरी सहेली पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। क्यों? क्योंकि रेलवे के सफ़र में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ये पहल है। अच्छा, एक देखिए 62, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। MSCS 6478 यानी MSCS 6478, या इसको ऐसे ही बोलिए MSCS 6478 किससे संबंधित है? तो गेहूं की एक नई किस्म है, उसी को कहा जा रहा है MSCS 6478। 63 निम्नलिखित में से किसे कस्तूरी ब्रांड नाम दिया गया है? तो कस्तूरी ब्रांड जो है ये कपास को दिया गया है, केसर से कंफ्यूज नहीं होना है। कस्तूरी ब्रांड कपास को दिया गया है। 64 कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सूचकांक का कौन सा संस्करण वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ? तो तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, विकल्प बी। 65 निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई? तो जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस के द्वारा लॉन्च की गई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डेट ऑफ बर्थ के अवसर पर। अब देखिए 73 यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं? तो ऐसे तो कथन ये चारों सही है, मैं पढ़ देता हूँ। पहला कथन है, यह पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है, तो ये सही है। दूसरा, यह प्रत्येक राज्य में प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा, इसमें कहा गया है कि ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए, तो ये भी सही है। अच्छा, तीसरा कथन में पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, इसको एक बार आप चेक कीजिएगा। तो 4th नंबर है, यह प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो हाँ ये सही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या करता है? सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है संवैधानिक तौर पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 67 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91 संविधान संशोधन जो था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो लाया गया, उसके द्वारा ये तय कर दिया गया कि जितने सदस्य संख्या हैं उसके 15% ही मंत्री बनेंगे। अच्छा, दिल्ली के बारे में अगर पूछ ले तो 10% ही वहाँ ये नियम है, ध्यान रखना है। 68 निम्नलिखित में से किस समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC की स्थापना 1964 में हो गई और 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। अब 69 नंबर देखते हैं, मंत्रिमंडल समिति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला कथन, यह प्रादुर्भाव में संवैधानिक है, जी नहीं, मंत्रिमंडलीय समिति का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, तो पहला ही कथन गलत हो गया। तो आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी जो सही है उसको देख लेते हैं। वे समय की मांग और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती है, बिल्कुल हाँ सही है ये। वे न केवल उनके दायरे में आने वाले विषयों के प्रभारी मंत्रियों को शामिल करती है बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी शामिल करती है, तो एकदम सही है ये भी बात। लास्ट, वे श्रम विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधि मंडल के सिद्धांतों पर आधारित है, तो हाँ ये भी सही है। 70 नंबर देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था ये, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है, तो ये कथन सही है। दूसरा, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस अधिनियम के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है, जी नहीं, गलत है। अनिवार्य तो है जानकारी प्रदान करना, लेकिन 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे का वक्त मिलता है यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तब, तो विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा।
71, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी गाजियाबाद में स्थित है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बारे में 2-4 फैक्ट याद आ रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। सीबीआई अकादमी कहाँ है? सीबीआई अकादमी है गाजियाबाद में। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। शक्ति सीबीआई को कहाँ से मिलता है? तो दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना अधिनियम 1946 से मिलता है। इसका कार्य क्या है किसका? सीबीआई का भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखना। अच्छा, सीबीआई कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय से कन्फ्यूज नहीं होना है। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये इसके सारे फैक्ट थे। अच्छा, 72 में समिति दी हुई है, उसके कार्य दिए हुए मैच करना है, तो मैं सही सिर्फ पढ़ देता हूँ। याचिकाओं पर समिति, तो याचिकाओं पर समिति के काम क्या होते हैं? यह विधेयकों तथा समान जनहित के मामलों पर याचिकाओं की जांच करती है और संघ सूची में शामिल विषयों से संबंधित मामलों पर अभ्यावेदन भी प्रस्तुत करती है। दूसरा है कार्य सलाहकार समिति, तो क्या काम है इसका? यह सदनों के सामने लाए जाने वाले सरकार के मामलों और अन्य कार्यों के लिए समय का आवंटन करती है। तीसरा सदन की समिति, तो सदन की समिति का काम क्या होता है? ये सदस्यों के लिए आवास और सुविधाओं से संबंधित काम को देखती है। नियम समिति का क्या काम होता है? तो नियम से संबंधित काम होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यह सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या परिवर्तन की अनुशंसा करती है। तो ये सही मैंने पढ़ दिया। 73 देखते हैं, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के अंग का निर्माण करते हैं? तो भारतीय संसद का निर्माण जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर होता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 चीज़ से। तो अच्छा, इससे 2 फैक्ट मुझे याद आ रहे हैं। पहला ये कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा ये कि जब भी संसद के अंग के बारे में इस तरह से बात आए तो 4 आर्टिकल याद आने चाहिए संविधान के। पहला 79, दूसरा 80, तीसरा 81 और चौथा 52। क्यों? देखिए फिर से बोल देता हूँ तो रिवीजन हो जाएगा। 79 में भारतीय संसद के गठन के बारे में कहा गया है, 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में कहा गया है, 81 में लोकसभा गठन के बारे में कहा गया है, और 52 क्यों? क्योंकि 52 अनुच्छेद जो है उसी में ही राष्ट्रपति पद का बात बताया गया है। तो अब 74 की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। अच्छा, ये सब जो फैक्ट मैं बताता हूँ ना, आप सुनते रहिए, सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे ना इस चैनल पे, तो जब भी उससे संबंधित आएगी तो मैं बार बार बोल दूंगा, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप पीडीएफ उसे अपलोड कर करके या डाउनलोड कर करके आप देख लीजिए और उस पर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप सुनिएगा तो भी काम चल जाएगा। 74, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह देश में केंद्रीय आतंकवाद रोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी है। तो बिल्कुल सही है, देश में केंद्रीय आतंकवाद रोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी अगर कौन है तो एनआईए है। दूसरा, एनआईए के प्रमुख को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जी नहीं, एनआईए का प्रमुख एक महानिदेशक होता है और इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, न कि राष्ट्रपति। अच्छा, एक फैक्ट याद आ रहा है कि एनआईए का स्थापना अगर पूछे तो 2009 में हुआ था। 26/11 जो घटना हुई थी ना मुंबई में ताज होटल पे, उसके बाद हुई थी। अच्छा, 75, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन, प्रधानमंत्री लोकसभा के किसी सदस्य को सामयिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति शपथ दिला करके करता है, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, उसके पास लोकसभा अध्यक्ष की पूर्ण शक्तियाँ होती है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, जब तक वो प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहता है तो लोकसभा की पूर्ण शक्तियाँ उसके पास होती है। तो केवल 2 सही, इसलिए विकल्प 20 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 2 बातें आपको बताऊँ मैं। पहला क्या? पहला ये कि जो प्रोटेम स्पीकर का पद है वो अस्थाई पद होता है, अस्थाई पद होता है। दूसरा ये, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों होती है? क्योंकि नियम ये है कि जैसे ही नई सदस्य चुन के आएंगे तो पहली बैठक के पहले ही लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, उनको इस्तीफा देना होता है। तो इस्तीफा देने के बाद अब नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने के लिए समान तौर पर जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है, और फिर उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि नए सदस्यों को शपथ दिलवा दें वो। 76 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीएस वर्ल्ड के 5 टेस्ट सीरीज अपलोडेड हैं। आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा।
दृष्टि के भी टेस्ट नंबर 1 और 3 अपलोडेड हैं ऑलरेडी, और ये दूसरा चल रहा है, तो उसे नहीं देखा तो ज़रूर आप देख लीजिए। अगर आप हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं 2012 से 2020 तक, तो वो सारे सेगमेंट वाइज अपलोडेड हैं, तो उसे आप ज़रूर जा करके देख लीजिए, बहुत लाभ करेगा। 76 आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य है, पहला, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता करना, तो यही है मेन। 77 एक नई केंद्र प्रायोजित स्टार्स योजना को किसके द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, तो स्टार्स योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है और इसे विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है, विकल्प सी। 78 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के प्रथम क्षुद्रग्रह उत्खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, तो क्षुद्रग्रह उत्खनन रोबोट को भेजने का तैयारी चीन कर रहा है, विकल्प बी। अच्छा, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़ है, तो एक दो जो इसी में से हमने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था क्वाड के बारे में, तो क्वाड के सदस्य देश 4 हैं, उसके बारे में ट्रिक बताया था, जय ऑस्ट्रेलिया, तो वो रिवीजन कर लीजिए। फिर एक आया था न्यू कैलिडोनिया देश आया था, तो न्यू कैलिडोनिया देश से संबंधित था नोमिया समझौता, और न्यू कैलिडोनिया में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें वो फ्रांस से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कर रहा था, जिसमें नहीं हो पाया, मतलब 50% से कम ही लोग वोट दिए, तो अभी भी फ्रांस का हिस्सा है वो। और सेशल्स के राष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो वेवेल रामकलावन उसके राष्ट्रपति हैं, तो ये शॉर्ट रिवीजन मैंने करा दिया यहाँ पे। 79 निम्नलिखित में से कौन से देश न्यू स्टार्ट संधि का हिस्सा है, तो न्यू स्टार्ट संधि, इसी का नाम भी है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, 2010 में ओबामा और रूसी राष्ट्रपति के बीच में हुआ था। 80 नंबर हाल ही में भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा 741 मिलियन डॉलर की राशि अनुमोदित की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है। अच्छा, अब देखिए 81 सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो स्थगन, स्थगन का मतलब होता है यह एक निर्दिष्ट समय के लिए बैठक के कार्य को निलंबित करता है, उसे स्थगन कहते हैं। विघटन क्या होता है, इससे विद्यमान सदन का जीवन काल समाप्त हो जाता है, तो ये विघटन कहलाता है। फिर है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, तो यह संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देता है। सत्रावसान क्या होता है, यह न केवल एक बैठक को बल्कि सदन के एक सत्र को भी समाप्त कर देता है, इसी को सत्रावसान कहते हैं, यानी सत्र का अवसान हो गया। 82 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य का राज्यपाल SDMA का पदेन अध्यक्ष होता है, गलत, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल नहीं। अब देखिए इसके कार्यों में से एक समन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना है, तो ये सही है, विकल्प 2 सिर्फ सही हो गया। वीटो शक्ति और अर्थ उसका बताना है, तो अत्यांतिक वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोकने का अधिकार अत्यांतिक वीटो कहलाता है। विशेषित वीटो क्या होता है, उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है, विशेषित वीटो को, ये उसके बारे में बात। निलंबनकारी वीटो, तो एक साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है निलंबनकारी वीटो को। पॉकेट वीटो को कैसे क्या किया जाता है, इससे संबंधित है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना, तो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर जब कोई कार्रवाई नहीं करती उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। लेकिन वीटो शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपके जो नोट्स हैं या जो बेसिक बुक है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 84 लोकसभा कौन सा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा सकती है, तो अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें तो है ना कि जब तक लोकसभा पर मंत्रिमंडल का विश्वास बना रहेगा तब तक वो रहेगी, वरना वो फिर ख़त्म हो जाती है, तो ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। तो इसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए हस्ताक्षर सहित। अच्छा, अब 85 दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो पहला कथन 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1958 ने एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया है, तो ये कथन गलत है। लेकिन इसमें एक बात सीखने की है, देखिए कितनी बारीकी से ये क्वेश्चन ऑप्शन को सेट किया गया है। सिर्फ 52वां यहाँ रहता तो ये सही हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ इधर का उधर कर दिया गया है, क्योंकि 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये दल बदल कानून लाया गया था, और 1958 में नहीं 1985 में, यहाँ पर 8 और 5 को उलट दिया गया है। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन रहता तो ये सही हो जाता, तो गलत हो गया ये, मतलब ऐसे कन्फ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा,
एक नामांकित सदस्य इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपनी सीट संभालने के 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। तो हाँ, ये दूसरा सही है, विकल्प 20 का आंसर हो गया। 86, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1945 को आयोजित हुई थी। तो देखिए 9 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 1945 नहीं, 1946 में। और इससे संबंधित एक फैक्ट ये है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया था फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार, क्योंकि फ्रांसीसी परंपरा में यह है कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। अच्छा, अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? कब किया गया था मैं बता देता हूँ, 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन किसको किया गया था आप बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरा कथन है कि पट्टाभी सीतारमैया को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जी नहीं, अभी तो बताया सच्चिदानंद सिन्हा को। अब 87, निम्नलिखित में से किसके पास अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है? तो हमें तो पता ही है कि संसद के पास है, लेकिन कौन सा आर्टिकल के तहत है? तो ये मैं बता देता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा। आर्टिकल 48 जो है वो संघ सूची में जो प्रविष्टि संख्या 97 है, तो वो कहता है कि अवशिष्ट संबंधित है ये कहता है 248 कि संसद को शक्ति होगी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की। अच्छा, अब मैंने बोला था कि जब भी संसद आएगा तो 79, 80, 81 और 52 ये 4 आर्टिकल याद आ जाने चाहिए। 79 में संसद के गठन की बात है, 80 में राज्यसभा गठन की बात है, 81 में लोकसभा गठन की बात है, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, और 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। 88 आम चुनाव और वर्ष। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन जानेंगे तो हो जाएगा। पहला तो ये कि प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा ये कि जो अभी चल रहा है 2019 में हुआ वो 17वां था। तो इससे ये ऑप्शन विकल्प हो जाता है। अब देखिए 89 जो विचार करना है कथन पे। पहला कथन, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, जो 1976 में हुआ था। दूसरा, मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाती। तो ये गलत है। पता है कब दिया गया था? ये दिया तो गया था, लेकिन केशवानंद भारती जो बाद हुआ था 1973 में, उस समय ये अधिकार दिया गया था संसद को। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना के खिलाफ नहीं कर सकती है। अच्छा, तो ये तो केवल एक सही हो गया। अब देखिए एक मैं फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी ये आ जाए 42वां संविधान संशोधन, तो इससे रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था इसी सेट में, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करने की, इसी समय हुआ था। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जब याद आ रहा है तो 86 संविधान संशोधन भी याद आना चाहिए, जो 2002 के आसपास हुई थी। और उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन देने का कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो ये शॉर्ट रिवीजन मैंने करा दिया है। ये सब बात जब भी आएगा तो मैं बोल दूंगा, तो आपको ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा सुनते सुनते। अब देखिए 90, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग प्रेशर समूहों द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है? प्रेशर समूह यहाँ प्रेशर ग्रुप के बारे में बोल रहा है। तो पैरवी, चुनाव और प्रचार प्रसार, इस तीनों का प्रयोग किया जाता है। ये पता है कैसे क्वेश्चन बनाया गया है? एक ऑडिगार्ड हैं, अमेरिका के शिक्षाविद और इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं किसी भी समाज में या किसी भी देश में, वो अपनी बात मनवाने के लिए 3 तरीके के साधनों का उपयोग करते हैं, 3 तकनीक का। एक ये कि चुनाव के वक्त, और दूसरा पैरवी करके, और तीसरा प्रचार प्रसार करके। 91, स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर द्वारा वर्ष 2021 में 50वें वार्षिक SIAA कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी। तो हाँ, ये सही है। स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया का जो वो होगा वार्षिक सम्मेलन, वो कश्मीर में की जाएगी 21 में, ऐसा ये सही कथन सही है। इसका मुख्यालय स्पेन में है। तो हाँ, इसका मुख्यालय भी स्पेन में है। और इसके बारे में 1-2 फैक्ट जो व्याख्या में था मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया का जो स्थापना हुआ 1934 में हुआ है, और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो पर्यटन के सभी क्षेत्रों को एक साथ संगठित करता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए कश्मीर में होने वाला है। 92, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को किया गया था। अच्छा, 1901 से नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। 93, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
तो विश्व बैंक निकालती है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ बोर्ड। अब नेक्स्ट देखिए 94 संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 75वीं वर्षगांठ 2020 में मनाई गई। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसने किया था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। मैं अभी 24 अक्टूबर को आ गया ना दिवस, तो मैं 2-3 खाली इसी सेट का मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पहला ये कि 31 अक्टूबर के बारे में मैंने पढ़ा था कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस, और एक 17 अक्टूबर था, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। 95 साई नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो भारतीय सेना द्वारा। साई का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशंस फॉर द इंटरनेट। अब 96 निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अभी कितनी सदस्य संख्या है सर्वोच्च न्यायालय की? तो 33 + 1 यानी कि 33 न्यायाधीश होंगे और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। अच्छा, मूल जब बना था उस समय कितने थे आप बताइए, जब आज़ाद हुआ था भारत उस समय? कमेंट बॉक्स में बताइए। 97 रिपब्लिक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह इंगित करता है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है और जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। जी नहीं, निर्वाचित प्रमुख होता है ये तो सही है, लेकिन प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये राष्ट्रपति होता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसका अभिप्राय यह भी है कि राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित है, किसी एक व्यक्ति में नहीं। तो ये सही है, इसलिए विकल्प 2 सही है, होगा आंसर इसका। 98 में रीट और उसके अर्थ हैं। तो परमादेश का मतलब होता है समादेश या आदेश देना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है प्राधिकृत या वारंट। और उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना। हमें पता ही है कि रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 से है और हाई कोर्ट को 226 आर्टिकल से है, और 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अब देखिए 99 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति को कहा जाता है। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा एक शक्ति है जिससे न्यायपालिका क्या करती है, जिससे कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है कि वो संविधान सम्मत है कि नहीं है। तो ये न्यायिक समीक्षा हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि न्यायिक समीक्षा कौन से देश से लिया गया है भारत में? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हिंट यहीं पर से मिल ही गया होगा, आपने देख लिया होगा अगर अच्छे से। तो 100 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 के संदर्भ में बताना है। पहला कथन, यह इंडिया यानी भारत को राज्यों के समूह के रूप में वर्णित है। तो हाँ सही, अरे समूह लिखा हुआ है, नहीं गलत हो गया, ये राज्यों का संघ होना चाहिए। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जी नहीं, भारत के क्षेत्र 3 श्रेणी में वर्गीकृत हैं। कौन कौन? राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और जो मतलब कि जो अधिग्रहित किया जाएगा उसके लिए, वो तो 3 प्रकार के हो गए। तो ना तो 1 ना तो 2, विकल्प डी। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मदद कर रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सुधार करूं। धन्यवाद।